हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम उनके चाइल्ड नोड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर a टेंस टू एक्स वाई जेड एक ग्रामर हमने किया है, तो एक्स वाई जेड यानी कि राइट हैंड साइड में ये इसके चिल्ड्रन है, ये पेरेंट है, तो a की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई जेड के थ्रू। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जो हमारा चाइल्ड होता है, सपोज करो ये हमारा चाइल्ड है, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो इसके सिबलिंग के थ्रू होती है या इसके पेरेंट के थ्रू कैलकुलेट होगी। तो अब आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट के थ्रू हम एस एट्रीब्यूट्स एंड एल एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एस एट्रीब्यूट्स में हम केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, मतलब इसमें हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे। और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट आपको मैंने अभी बताया ही है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें पेरेंट्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम राइट हैंड साइड पर डिपेंड होती है। इन एक्स वाई जेड के थ्रू हम पेरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ए टेंस टू ए डॉट ए की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो इनमें से किसी के भी थ्रू हम एक ए डॉट ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इन सब पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो एल एट्रीब्यूट्स की में जो वैल्यू डिपेंड करेगी, जो चाइल्ड नोड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में और एल एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में हम सिबलिंग के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे लेफ्ट सिबलिंग हो चाहे हमारा राइट सिबलिंग हो, चाहे लेफ्ट सिबलिंग हो चाहे राइट सिबलिंग हो। सपोज कर मैं वाई ले लेता हूँ और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की बात करता हूँ तो मैं एक्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता था और जेड के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता था। बट एल एट्रीब्यूट के केस में क्या होगा, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस है कि मैं अपने चाइल्ड नोड की वैल्यू कैलकुलेट उसके लेफ्ट सिबलिंग से ही कर सकता हूं या उसके पेरेंट के थ्रू मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक्स की मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक ग्रामर ए टेंस टू एक्स वाई जेड, इसमें मेरे को एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं उसके पेरेंट से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो यहां पे जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, यहां पर डिपेंड करेगी। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो y की वैल्यू जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो इसके लेफ्ट सिबलिंग यानी कि x की वैल्यू के थ्रू या a की वैल्यू के थ्रू मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, x के थ्रू या a के थ्रू। इसी तरीके से अगर z है तो z के लेफ्ट में ही ये तीनों हो गए। ठीक है, कौन सा, x y और a, तो z की वैल्यू मैं y के थ्रू भी x के थ्रू भी और a के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये मेरा एट्रीब्यूट्स का एक पॉइंट हो गया, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब इसमें एल एट्रीब्यूट में एक और है कि हम इसमें सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दोनों का यूज करते हैं। एल एट्रीब्यूट में सिंथेसाइज और इनहेरिटेड दोनों एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं और एस एट्रीब्यूट में केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का ही यूज होता है। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाया है कि हमारे जो सारे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं वो जो हमारे एस एट्रीब्यूट्स हैं वो एल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट हमारे सारे एल एट्रीब्यूट्स एस एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर। अब सिमेंटिक रूल सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो हमें सिमेंटिक रूल्स लिखने होते हैं वो हमेशा जो हम राइट करेंगे वो कोई भी हमारी ग्रामर होगी उसके राइट हैंड साइड में, यानी कि आरएचएस जो साइड होती है उसके भी राइट में जो सबसे लास्ट वाला हमारा सिंबल होता है उसके भी राइट साइड में हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, जबकि एल एट्रीब्यूट में ऐसा नहीं है, यानी कि हम जो हमारा आरएचएस है राइट हैंड साइड है उसमें कहीं पर भी हम अपने जो सिमेंटिक रूल्स हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं x के बाद भी लिख सकता हूँ, x से पहले भी लिख सकता हूँ और x y z इन तीनों के बाद भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पर फिक्स है कि आपका जो ग्रामर है उसके एंड में ही आप सिमेंटिक रूल को आप लिखेंगे। नेक्स्ट, जो एस एट्रीब्यूट्स में हम बॉटम अप पार्सिंग का यूज करते हैं। बॉटम अप का मीनिंग होता है कि पहले हम चाइल्ड नोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसका पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी और फिर वही पेरेंट अपने पेरेंट के लिए एज ए चाइल्ड वर्क करेगा, देन सो ऑन, आगे की तरफ हम पेरेंट पर चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें एल एट्रीब्यूट में हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि सिबलिंग के थ्रू भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और पेरेंट के थ्रू भी, बट हम जो चलेंगे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे वो हम लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे।
जो कि हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एस एट्रीब्यूट के बारे में। अब एस एट्रीब्यूट के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 7 + 8 × 2n। ये मेरे को, और ये मेरी ग्रामर गिवन है, ठीक है। इसके थ्रू मेरे को ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो एल क्या है, यहां से मेरी ग्रामर स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट सिंबल आप बोल सकते हैं ई एन है। देन ई को मैंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है E1 + T में। E टेंस टू T है, T टेंस टू T1 डॉट F है, T टेंस टू F है, F टेंस टू E, देन F टेंस टू डिजिट है। तो यहाँ पर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स है। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स में तो डॉट और वेल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट तो यूज हो नहीं रहा है। तो लास्ट में जब हम चाइल्ड नोड के थ्रू पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पेरेंट का मतलब है हम लास्ट एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने उसका सिमेंटिक रूल लिख दी। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट किया है मैंने कि प्रिंट ई डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आएगा वो वैल्यू क्या हो जाए, हमारी प्रिंट हो जाए। और जो ई डॉट वैल्यू यानी कि इसकी जो वैल्यू है ई की, वो कहां से आ रही है, वो E1 डॉट वैल्यू प्लस T1 डॉट वैल्यू से, यानी इन दोनों के एडिशन से जो वैल्यू आएगी वो मेरी E डॉट वैल्यू होगी। T डॉट वैल्यू की जो वैल्यू मेरे को गेट होगी वो E डॉट वैल्यू की वैल्यू होगी। और T डॉट वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पर कहां से हमें पता लग रही है, T1 डॉट वैल्यू से और F डॉट वैल्यू से। फाइनली हम इसी तरीके से नीचे करते हैं और लास्ट में F डॉट डिजिट दिया हुआ है। तो ये हमारा डिजिट जो है, ये एक टर्मिनल सिंबल है। तो टर्मिनल सिंबल की वैल्यू जो हमारी लेक्सिकल एनालिसिस यानी कि लेक्सवेल के थ्रू हमने कैलकुलेट यहाँ पर किया है, तो जो वैल्यू जाएगी यहाँ से टर्मिनल सिंबल की, वो हमारी F डॉट वैल्यू में जाएगी। देन F डॉट वैल्यू E डॉट वैल्यू में जाके F डॉट वैल्यू में जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। अब इसको हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मेरे को 7 + 8 × 2n करना है। तो मैं कौन सी ग्रामर का यूज करूंगा, तो मैं पहले तो सबसे पहले स्टार्ट ही करूंगा अपनी ग्रामर को, क्योंकि स्टार्ट सिंबल से हो रही है एल। मेरे को यहीं तक लाके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि पेरेंट है। तो मैंने इस एल को E और N 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, E और N में किया है। देन N मेरे को राइट हैंड साइड में यहां से मिल रहा है। देन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे E प्लस, मेरे को क्योंकि चलते तो हम लेफ्ट से ही है ना, तो 7 + 8 चाहिए। तो मैं किस ग्रामर का यूज करूंगा, मैं E को एक्सटेंड करने के लिए मैं किस ग्रामर का यूज करूंगा, मेरे को प्लस चाहिए तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। तो मैं E1 + T मैंने इसलिए यहां पर क्या लिखा है, E1 + T मैंने यहाँ पे लिखा है। देन फिर से नेक्स्ट मेरे को E की वैल्यू यहां से जो चाहिए वो T की वैल्यू चाहिए, क्योंकि T की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को F की वैल्यू से पता लगेगी डिजिट की वैल्यू, और F को वैल्यू को जानने के लिए मेरे को किसकी वैल्यू, T की वैल्यू गेट करने के लिए मेरे को F की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी मैं डिजिट तक जा पाऊंगा। तो उसको मैंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। और इधर T था, देन तो 7 तो मेरे को यहां से मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं प्लेस कर दूंगा 7, बट 7 प्लस के बाद में ये मेरा प्लस वाला पॉइंट चल गया है। लेकिन 8 × 2 के लिए मेरे को ये जो T वाला पार्ट है, तो मैं ये चेक करूंगा क्या इस ग्रामर में मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन मेरे को मिल जाए यहाँ पर 2 डिजिट का। तो हाँ, यहाँ पर मैंने देखा तो ये आ रहा है T टेंस टू T1 × F में आ रहा है। तो मैंने इसलिए इस T को फर्दर T1 × F में डिवाइड कर दिया है। देन फर्दर मैं डिजिट तक उन वैल्यू को नीचे लेके चला गया हूं, ठीक है ना। अब डिजिट डॉट लेक्सवेल, ये मैंने सिमेंटिक रूल यूज किया है यहाँ पर, और डिजिट डॉट लेक्सवेल यानी कि इसको मेरे को पार्स करना था। तो यहाँ पर 7 वैल्यू है, तो मैंने 7 लिखा है यहाँ पर, प्लस यहाँ से जो वैल्यू मेरे को आएगी 8 आएगी, × 2 यहाँ पे आएगी डिजिट 3 वाले लेक्सवेल में, और n वैल्यू मेरे को जो फाइनली रिजल्ट ये कैलकुलेट होकर ऊपर जाएंगे, यहाँ से जो वैल्यू जाएगी यहाँ से जाएगी, फिर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो वैल्यू जाएगी, तो फाइनली बाद में क्या है मेरा n यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डिजिट डॉट लेक्सवेल की वैल्यू 7 थी, तो जो डिजिट की वैल्यू थी वो डिजिट डॉट लेक्सवेल की वैल्यू थी वो F की वैल्यू के इक्वल्स टू थी इस रूल के अकॉर्डिंग, F डॉट वैल्यू इंटू डिजिट डॉट लेक्सवेल। तो यहाँ पर F डॉट वैल्यू की वैल्यू भी जो यहाँ पर 7 थी वो यहाँ पे चली गई है, और T डॉट वैल्यू इक्वल्स टू F डॉट वैल्यू है, तो यहाँ पर T डॉट वैल्यू इक्वल्स टू F डॉट वैल्यू, यानी कि ये वाली जो 7 वैल्यू है वो यहाँ पर चली जाएगी। और इस रूल के थ्रू E डॉट वैल्यू इक्वल्स टू T डॉट वैल्यू, यानी कि जो T की वैल्यू है वो E1 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली हमारी 7 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब 7 क्यों आई है, क्योंकि लेफ्ट में हमें 7 लेना था, देन हमें क्या लेना है, ऐड 8 लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 8 को कंसीडर किया है,
और फिर एफ डॉट वेल की वैल्यू 8 हुई है, देन यहाँ पर टी डॉट वेल फाइनली मेरी वैल्यू क्या हो गई है, 8 हो गई है। और इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट वाले को 2 कंसीडर किया है, तो एफ डॉट वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके मेरा यहाँ पे जाएगा, तब जाके एडिशन होगा। तो 8 इंटू 2 यहाँ पर जो टी डॉट वैल्यू जाएगी वो 16 जाएगी, 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर मेरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो 16 यहाँ पे गया। और 16 का प्लस होगा 7 के साथ, तो यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी मेरी 23 जाएगी, और 23 की एन की मल्टीप्लाई होकर के 23 मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा हम किस तरीके से चाइल्ड के थ्रू पेरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, एस एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे। क्लियर है। अब मैं आगे बात करता हूं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट्स के बारे में। एल एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं हम। एल एट्रीब्यूट को मैंने एक और सिंपल फिगर से बताया। मैंने उसमें अभी आपको थर्ड पॉइंट जब मैं बता रहा था बोला था कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो हमने ए टेंस टू एक्स वाई जेड, मैंने ए टेंस टू सपोज करो यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ए को मैंने इस तरीके से एक्स वाई जेड की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। तो अब सपोज करो वाई की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, ए पर डिपेंडेंट है और एक्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक्स की किस पर है, ए की, यानी कि एक्स की वैल्यू तभी पता लगेगी जब हमें ए की पता हो। तो मेरे को एक्स की वैल्यू का पता होने के लिए कहां से वैल्यू आ रही है मेरे पे, आएगी पेरेंट की वैल्यू से जो कि ए है। एक्स की वैल्यू को पता करने के लिए मुझे कहां से पता होगी वो मेरी वैल्यू, मैं कहां से गेट करूंगा, वो ए की वैल्यू से गेट करूंगा। क्लियर है। तो वाई की वैल्यू मैं कहां से गेट कर सकता हूं, ए से एंड एक्स से। इस अपने सिबलिंग से भी मैं गेट कर सकता हूं, पर सिबलिंग से तभी तो गेट करूंगा ना जब मेरी ए से वैल्यू इसके पास आ जाए, यानी कि सिबलिंग के पास कोई इसकी वैल्यू हो, तभी तो मैं यहां से इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो एक्स की वैल्यू का मेरे को पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो एक्स का मेरे को पता है, ए का मेरे को पता है, देन यहां से मैं वैल्यू यानी कि वाई का लेफ्ट ये होगा, तो यहां से मेरे को वाई की वैल्यू पता लग गई है और मैं यहां पे आके रुक गया हूं। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूं तो जेड की वैल्यू कब तक पता नहीं लगेगी मेरे को, तब तक की वाई की वैल्यू मेरे को नहीं पता है। तो वाई की वैल्यू अगर मेरे को पता लग गई है तो मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां से मैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाकर के मैंने वैल्यू कैलकुलेट की और मेरा फाइनली आंसर मेरे को मिल जाएगा। आगे एक एग्जांपल लेते हैं इनहेरिटेड और एल एट्रीब्यूट के बारे में, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए अब एल एट्रीब्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में हमने एक डिक्लेरेटिव टाइप ग्रामर लेते हैं, डी टेंस टू टी एल, then t tends to integer, t tends to real, l tends to l1, id और l tends to id। इसके सिमेंटिक रूल्स इस हर एक प्रोडक्शन के आगे गिवन है। सिमेंटिक रूल्स मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स में मैंने अभी आपको जो पहले बताया था कि इसमें हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दोनों का यूज करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसमें लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती है वो हम अपने सिबलिंग के थ्रू या पेरेंट के थ्रू इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने एक्स टेंस टू ए बी सी नीचे बताया है एक बार फिर से कि मेरे को अगर जो बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं बी की वैल्यू या तो ए से कैलकुलेट कर सकता हूँ या मेरे एक्स से कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, एल एट्रीब्यूट्स में मैं सी से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। देन अगर मेरे को सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो मैं बी की वैल्यू से यानी कि इसका सिबलिंग जो लेफ्ट हैंड साइड में इससे कैलकुलेट करूंगा, देन ए से कैलकुलेट करूंगा या फिर मैं एक्स से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल डॉट इन टी डॉट टाइप ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है जो कि मैंने डॉट इन से रिप्रेजेंट किया है। एल डॉट इन इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इसके राइट हैंड साइड से पता लग रही है। इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू पता लग रही है वो इसके राइट हैंड साइड से पता लग रही है कि वो किस टाइप का है। तो एल डॉट इन में टी डॉट टाइप से जो वैल्यू आएगी वो एल डॉट इन में जाएगी। तो टी बेसिकली हम टी है क्या है, टी है हमारा इंटीजर टाइप का और रियल टाइप का है, तो ये इसके चाइल्ड से पता लग रही है। तो ये जो टी है हमारा, ये हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ। तो एल तो हमारा हुआ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हुआ और टी हमारा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ यहाँ पर। और नीचे एल टेंस टू L1, ID मैंने लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि L1 की जो वैल्यू मेरे को पता लगेगी वो L से पता लगेगी और L की वैल्यू मैं पीछे कैलकुलेट कर चुका हूं। तो L1 इनहेरिट करेगा L की वैल्यू को, तो L1 डॉट इन यानी कि इनहेरिट किया जो L की जो वैल्यू थी इन, जो कि आ रही थी T से कैलकुलेट होकर के। तो ये हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हुआ।
और ये जो मैंने ऐड ब्रैकेट स्टार्ट id.nt l डॉट इन जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब नॉन टर्मिनल आता है तो उसकी हम सिंबल टेबल में एंटी क्रिएट कर देते हैं, और एंटी क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन ऐड फंक्शन यूज किया हुआ है। और ये आईडी है जो भी हमारा नॉन टर्मिनल होगा, सपोज करो ABC या कुछ भी हमारा जो भी नॉन टर्मिनल होगा, उसको हमने ये मेंशन किया है कि इसकी एंट्री हम सिंबल टेबल में करने जा रहे हैं। और l.in ये इसका टाइप बता रहा है कि वो जो हमने वेरिएबल लिया है या जो हमारे पास एंट्री आई है वो किस टाइप की है, वो बताएगा। l.in से हमें पता लगेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट l.id है, ये भी इसी तरीके से है, एंड टाइप id.nt l.in, ठीक है। ये भी एक हमारा नॉन टर्मिनल है जो मैंने ऊपर बताया, नीचे l_id वही सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल से लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक पार्स ट्री जनरेट करना है, अनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट करना है इंटीजर ABC की फॉर्म में, ठीक है, जो इसको पार्स करे। अब ये भी हमने जो यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल, ये इंटीजर टाइप का है, तो डी डिक्लेरेटिव यहाँ से स्टार्ट मेरा ग्रामर हो रहा था, तो D टेंस टू TL, तो मैंने D को T और L में डिवाइडेड कर दिया है। देन मैं अपनी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग फिर से मैं L को यहाँ तक डिवाइड करते नीचे तक ले गया हूँ, ठीक है, जो मेरी नीड होगी, जिसको मेरे को जो भी एग्जाम्पल मेरे को सॉल्व करना होगा उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने L को आगे फर्दर एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पर। अब ये जो T है, T की वैल्यू कहाँ से पता लग रही है? T की वैल्यू पता लग रही है इसके चाइल्ड से, किस टाइप का है। और यहाँ पर हमने इंटीजर लिया है अपने एग्जाम्पल में, तो T को मैं रियल रख सकता हूँ या इंटीजर रख सकता हूँ, बट मैंने को इंटीजर लेना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्पल में इंटीजर लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इंटीजर लिख देता हूँ, ठीक है। तो T की वैल्यू क्या पता लगेगी, यहाँ पर इंटीजर टाइप पता लगेगी, जो कि, तो अब मैं T डॉट टाइप, यहाँ से T डॉट टाइप किस टाइप का हो गया, ये मैं यहाँ पे T डॉट टाइप लिख देता हूँ, और ये किस टाइप का हो गया, ये इंटीजर टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हुआ। अब ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, यानी कि इसकी वैल्यू, L की वैल्यू कहाँ से पता लग रही है, इसके सिबलिंग से पता लग रही है। तो L का सिबलिंग T है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से पता लग रही है, यहाँ से पता लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू जा रही है, यहाँ की ओर जा रही है, मैंने एरो से इंडिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो l.in क्या हुआ, मेरा इंटीजर टाइप का हुआ है, जो कि यहाँ से वैल्यू उसने इनहेरिट करके आया है। देन L को मेरे को पार्स करना था ABC, और मैंने L को फिर L कॉमा, और यहाँ से सपोज कीजिए कोई भी आईडी है, आईडी इन द सेंस की कोई भी जो हमारा वेरिएबल होगा, भी ये भूल जाइएगा मैंने CB क्यों लिखा हुआ है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको बाद में। बट इस तरीके से मैंने L को थ्री पार्ट्स में L 3 टाइम इसलिए किया क्योंकि मेरे को 3 चाहिए था यहाँ पे A B और C, क्योंकि L ही रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टर्मिनल को, और 3 टर्मिनल है मेरे A B C, इसलिए मैंने L को 3 टाइम्स मैंने एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पर। अब इनके बीच में कॉमा भी है, इसलिए मैंने इनके साथ साथ कॉमा भी लिया है, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा लेना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके बीच में क्या लिया, 2 कॉमाज हैं, तो मैंने 2 कॉमा का यूज किया है। अब थर्ड में क्या जाना है मेरा, कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, जो मेरा टर्मिनल सिंबल है वो यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो टर्मिनल सिंबल मेरे ABC है। अब इसमें हम L एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना, और वैल्यू हमारी लेफ्ट टू राइट और पेरेंट टू चाइल्ड कैलकुलेट होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे इंटीजर से, तो हमें यहाँ की वैल्यू पता लगी, यहाँ के बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग रही है। देन ये जो L है, यहाँ पर मैंने C इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, A B C इस तरीके से चलेंगे, A, B, C इस तरीके से हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो C है इसकी एंट्री होगी सिंबल टेबल में जाकर के, और ये जो किस टाइप का है, जब एंट्री होगी तो इसको टाइप भी बताना पड़ेगा। तो जो टाइप है वो कहाँ से लेगा, ये वो यहाँ से इसको पता लगेगा कि ये इंटीजर टाइप का है। और ये जो L.in है ये अपने पेरेंट से वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है यहाँ पे, तो जो L.in की वैल्यू इंटीजर टाइप थी, तो यहाँ पर भी L.in की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर टाइप हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी L.in की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इंटीजर टाइप हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंगली जैसे मेरे को अब सेकंड टाइम में B करना है, तो यहाँ पर B आएगा, देन यहाँ पे A आएगा। तो A, B, C ये मेरा एक अनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट हो गया है यूजिंग L एट्रीब्यूट्स। देखिएगा यहाँ पर जो मेरा लास्ट सिबलिंग है
यानी कि ए है, ए की वैल्यू तभी डिटरमाइन हुई है, मैं ए को ये मान लेता हूँ सी, यानी कि लास्ट वाला है, ए की वैल्यू को मेरे को तभी पता लगा है यहाँ पर लास्ट में, तब मेरे को बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू का मेरे को पता लग जाए यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में तो मैं तभी आ पाऊंगा जब मेरे को इन दोनों की वैल्यू का पता लगे, और इन दोनों की वैल्यू इससे या तो सिबलिंग से पता लगेगी या इसके पेरेंट्स से पता लगेगी। जैसे ए की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसके पेरेंट्स से इसकी वैल्यू को पता लगेगा यहाँ। तो आई होप कि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।